नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हमने संख्या पद्धति चैप्टर शुरू किया था। इससे पिछली वीडियो हमने प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट पढ़ी थी उदाहरण सहित। आज की इस वीडियो में हम 1.2 कंप्लीट देखेंगे उदाहरण सहित। चलिए अपने इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो आज का जो क्लास का हमारा टॉपिक है वह है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो क्या है इसका मतलब कि अपरिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शा सकते हैं, उसको इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। तो हम एक संख्या रेखा पहले बना लेंगे। हमने एक संख्या रेखा बना रखी है। इस संख्या रेखा पर हम √2 किस प्रकार दर्शाएंगे उसे देखते हैं। तो हमने साथ में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ा था? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर हमें √2 चाहिए, अगर हमें √2 चाहिए तो हम क्या करेंगे, आधार एक लेंगे और लंब एक लेंगे, तब जाके हमारे पास क्या बनेगा, √2। तो हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर सबसे पहले आधार बनाएंगे और फिर एक लंब बनाएंगे। जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है वह केवल समकोण त्रिभुज में लागू होती है। किसमें होती है? समकोण त्रिभुज में। तो संख्या रेखा पर हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, जिसका आधार होगा 1 और जिसका लंब होगा 1 सेंटीमीटर, और उसका हमारे पास कौन आ जाएगा, √2। तो चलिए इसके लिए हमें कुछ सामान की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे पेंसिल, प्रकार और फीटी। फीटी तो हमारे पास नहीं है, हमने चंदा ले रखा है। जो आपके पास हो वो ले सकते हो आप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर 1 सेंटीमीटर का आधार खींच लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या रेखा पर 1 सेंटीमीटर का आधार खींचेंगे। तो 0 से 1 तक, तो यहाँ तो पहले खींच ही रहा है, तो 1 सेंटीमीटर तो यहाँ से हो गया है इस प्रकार। अब हम 1 सेंटीमीटर लंब, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमें 1 सेंटीमीटर लंब 0 पर नहीं घेरना, 1 पर घेरना है। तो हम यहाँ से खींच देंगे कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से हम खींच देंगे 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर का लंब खींच देंगे। अब हम क्या करेंगे, 0 से इसे मिला देंगे इन दोनों बिंदुओं को। ये हमारे पास क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। ये भी हमने कितना खींचा है, 1 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास कितना निकल आएगा, √2, √2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें प्रकार की जरूरत पड़ेगी, तो हम प्रकार लेते हैं। इस प्रकार में क्या करेंगे, दूरी भरेंगे। कितनी दूरी भरेंगे, इस इस बिंदु से 0 0 जहां 0 लिखा है ना, इस वाले बिंदु से इस बिंदु तक। हम इसके चाहे नाम धर लेते हैं, इस त्रिभुज का ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी हम इसका नाम धर लेते हैं। तो हम ओ बिंदु से ए बिंदु तक की दूरी लेंगे। ओ बिंदु से बिंदु ए तक की दूरी ली, और जितनी दूरी लिया हम इतना इसमें क्या लगा देंगे, चाप लगा देंगे। क्या लगा देंगे, चाप लगा देंगे। ठीक है, तो चाप थोड़ा आगे लग गया, हम एक बार फिर लगाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर हम चाप लगाएंगे इस पे। आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक इस चाप को लगाना है। ठीक है, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर, ये हमारे प्रकार थोड़ा ढीला हो रहा है, इसलिए थोड़ा चाप गलत लग गया। तो हम क्या करेंगे, ओ से एक बिंदु तक की कोई दूरी लेंगे, ये हमारे पास √2 आएगी। ठीक है, और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जैसे ही दूरी ली, और इस पे ऐसे ही हम चाप खींच देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये खींच गया। ठीक है, और जो यहाँ पर जहां पर इस चाप ने काटा, काम काटा, यहाँ काटा, तो यही क्या है, हमारे पास √2 का स्थान निर्धारित है। क्या है, यहाँ पर हमारे पास √2 का स्थान निर्धारित है। आप इस प्रकार इसे उदाहरण को कर सकते हो। चलिए उदाहरण 4 देखते हैं। उदाहरण 4 में क्या कहा गया है, वास्तविक संख्या रेखा पर, वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारित कीजिए। तो वास्तविक संख्या रेखा क्या होती है, जिस पर सभी संख्याएं हो, परिमेय भी अपरिमेय भी। ठीक है, और परिमेय संख्याओं के अंदर सभी संख्याएं आ जाती है। तो हमने एक बार फिर एक संख्या रेखा बना रखी है, तो अब भी एक संख्या रेखा बना लेंगे पहले। अब हमें क्या चाहिए, √3। अब √3 किस प्रकार आएगा, हम फिर एक बार फिर पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं। क्या देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस परिमेय कौन सी त्रिभुज में लागू होती है, समकोण त्रिभुज में। ए ओ भी कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अगर हम
अब की बार आधार 1 सेंटीमीटर लेते हैं। क्या लेते हैं? आधार। ठीक है, आधार 1 सेंटीमीटर लेंगे और इस पर लंब क्या करेंगे? 2 सेंटीमीटर लेंगे। कितना लेंगे? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम देखते हैं कण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर आधार 1 सेंटीमीटर प्लस इसका लंब का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस 4 कितना है? 5 और इसका कण बराबर √5। लेकिन हमें क्या चाहिए? √3। यहाँ पर क्या आ रहा है? √5। तो इसलिए हम लंब 2 सेंटीमीटर नहीं ले सकते। तो चलिए कुछ और देखते हैं। जैसे हम आधार 1 सेंटीमीटर ले लेंगे तो कण स्क्वायर बराबर आधार 1 सेंटीमीटर होगा 1 का स्क्वायर प्लस अगर हम 2 की जगह √2 ले इसका स्क्वायर करें तो आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। हमारे पास आ जाएगा 3 और कण बराबर आ जाएगा हमारे पास √3। इसकी चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर हम सिर्फ 2 लेते हैं तो हमारे पास √5 बनेगा, लेकिन अगर हम यहाँ √2 लेंगे तब जाकर हमारे पास √3 बनेगा। इससे क्या साबित हुआ कि हमें √3 का स्थान निर्धारित करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार √2 का स्थान निर्धारित करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस पर √2 का स्थान निर्धारित करते हैं। जिसकी ये समझ में ना हो एक बार फिर यहाँ देख सकता है। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए हमें 1 सेंटीमीटर 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर और इस पर लंब भी कितना खींचेंगे? 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो चलिए 1 सेंटीमीटर का इस पर हम लंब खींच देते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से लंब खींच गया। अब इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे। ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया, ये हमारे पास ओ हो गया। आप कुछ भी रख सकते हो, सी रख सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे? ए और ओ तक प्रकार में दूरी लेंगे। ए और ओ तक प्रकार में दूरी ली और यह जितनी दूरी ली इतना हम चाप लगा देंगे। क्या कर देंगे? इतना चाप लगा देंगे। ये हमारे पास लग गया। जहां पर इसने काटा ये तो हो गया हमारे पास √2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये √2 तो आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे? इसे हम लंब मान लेंगे। क्या मान लेंगे? लंब। और इस लंब का क्या खींच देंगे? आधार। कितना खींचना है हमें? 1 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? अब इसके ऊपर ही हम 1 सेंटीमीटर का खींच देंगे। कितने खींच देंगे? 1 सेंटीमीटर का। इस प्रकार से अब इसको ऐसे मिला देंगे ओ बिंदु तक। ये हमारे पास कोई सी बिंदु है, सी और ओ को मिला दिया। अब जो है दूरी आई इसे प्रकार में ले लेंगे। ओ से सी तक की दूरी, ओ से सी तक की दूरी, ओ से सी तक की हमने दूरी ली और जिस प्रकार हमने √2 के लिए चाप लगाया इसी प्रकार हम √3 के लिए भी चाप खींच देंगे कुछ इस प्रकार से खींच जाएगा। ठीक है, और जहां पर इसने काटा यह हमारा क्या हो गया? √3 का स्थान निर्धारित। ठीक है, जहां पर इसने काटा क्योंकि हमने इनकी बार ये क्या था? √2 तो हमारा आधार हो गया। ये लंब मान सकते हो, आप कुछ भी मान सकते हो। और 1 सेंटीमीटर से हमने अलग खींच दी। ठीक है, और जो हमारे पास ये निकल के आया ये हमारे पास √3। तो जो √3 का स्थान निर्धारित आएगा वो √2 से थोड़ा आगे आएगा कुछ इस प्रकार से। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है तब जब भी एग्जाम में आए कि √3 का स्थान निर्धारित कीजिए उसके लिए सबसे पहले आपको √2 का स्थान निर्धारित करना होगा, उसके बाद हमें √3 प्राप्त होगा। तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। तो चलिए अगला उदाहरण देखते हैं क्या है। तो अगला उदाहरण क्या है देखते हैं। चलिए अगला उदाहरण तो हमारे पास इसमें 2 ही उदाहरण थे। प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली में क्या कहा गया है? प्रश्नावली हमारे पास 1.2 है। क्या है? 1.2। तो प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, यानी कि हमें कारण सहित अपने उत्तर बताने हैं। तो नंबर 1 प्रश्न क्या है इसका? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी कि जितनी भी हमारी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और वास्तविक संख्या क्या होती है? जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों हो। तो उन्होंने क्या कहा है? जितनी भी अपरिमेय संख्या हो वे क्या वास्तविक संख्या होती है? बिल्कुल, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी आती है, इसलिए यह बात लिखी क्या है? सत्य है। ठीक है, आप इसमें सत्य लिख देंगे।
उसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां रूट m एक संख्या है, जहां रूट m एक संख्या है, ठीक है, जहां m एक संख्या है, सॉरी, जहां m एक संख्या है। तो देखिए हमने अभी अभी संख्या रेखा पढ़ी, ठीक है, ये देखिए इस पर कोई भी बिंदु, यानी कि कोई भी बिंदु रूट m के रूप का था तो, लेकिन सभी नहीं थे। जैसे हमने रूट 3 निर्धारित किया, रूट 2 निर्धारित किया, लेकिन जो ये 2 है, ये 3 है या -1 है, क्या सभी बिंदु है? नहीं, कोई बिंदु कोई रूट m के रूप का हो सकता है, सभी नहीं हो सकते। जैसे हमने रूट 2 उदाहरण लिया है, रूट 2 तो हो सकता है, लेकिन अगर हम रूट 4 ले तो रूट 4 2 है, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 के बटे में 1 लगा सके p बटे q के रूप में आ जाता है। जो इनकी बात ये क्या है, गलत है, ठीक है, यानी कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु नहीं हो सकता, कोई बिंदु हो सकता है, ठीक है, तो इनकी बात ये क्या है, इसलिए है असत्य। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं हो, और अपरिमेय संख्या क्या हो, अभी अभी हमने आपको बताया, इसका विपरीत दिया उन्होंने, जिसे p बटे q के रूप में नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा कि जितनी भी वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या में परिमेय भी है और अपरिमेय भी आ रही, क्या ये सभी अपरिमेय हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें अपरिमेय संख्या भी, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या भी आ रही है, यानी कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है, इसलिए सभी भी, कोई भी वास्तविक संख्या सभी अपरिमेय नहीं हो सकती, इसलिए इनकी बात क्या है, असत्य है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है। हमें इसने क्या कहा है कि जितनी भी धनात्मक पूर्णांक है, क्या उनके सभी के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अगर इनकी बात यह गलत है तो आपको एक ऐसा उदाहरण लेके बताना है जो कि परिमेय हो। तो हमने रूट 4 लिया है, अगर हम रूट 2 लेते, माना हम 2 लेते और 2 पे हम वर्गमूल चढ़ा देंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम रूट 4 ले, जो 4 है हमारे पास, ये 4 भी तो एक पूर्णांक है धनात्मक, तो अगर हम इसे ले तो रूट 4 तो हमारे पास, रूट 4 का वर्गमूल तो 2 है और 2 के बटे में लिख सकते हैं, जो कि p बटे q के रूप में आसानी से व्यक्त हो रहा है। जैसे रूट 9 3 बटे 1, रूट 16 जिसके जो 4 का है 4 बटे 1, यानी कि सभी नहीं हो सकते, कोई हो सकते हैं, कोई नहीं हो सकते, ठीक है। तो इनकी बात ये क्या है, एक हमने एक उदाहरण देके बता दिया कि जो जिनके जिन संख्या का वर्गमूल परिमेय भी हो सकते हैं, कुछ के हो सकते हैं, कुछ के नहीं हो सकते। जिन जिनके हो सकते हैं मैंने आपको उदाहरण देके बता दिया है, आप और भी ले सकते हो, ठीक है। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, चलिए देखते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, संख्या रेखा बना लेंगे सबसे पहले। अब हमें क्या चाहिए, रूट 5, तो पाइथागोरस पढ़ेंगे सबसे पहले। पाइथागोरस परिमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमने आपको भी पीछे पीछे बताया था कि अगर हम अब की बार आधार या लंब कोई समेटे, कोई सी एक भुजा 2 सेंटीमीटर की कर दे, मान हम आधार 2 सेंटीमीटर कर देंगे और लंब 1 सेंटीमीटर कर देंगे, तो हमारे पास रूट 5 प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट 5, ठीक है। चाहे तो आप आधार 2 सेंटीमीटर कर दो, चाहे आप लंब 2 सेंटीमीटर कर दो, वो आपके ऊपर बात है, ठीक है। तो हम इस प्रकार इसे निर्धारित करेंगे। तो चलिए हम आधार कर लेते हैं 0 से 2 तक का, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का 2 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर का हम इस पे लंब खींच देते हैं। कितने सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और इस पर भी हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर देंगे कुछ इस प्रकार से। आप इस त्रिभुज का कोई भी नाम दे सकते हो, आपके पास 26 अक्षर है एबीसीडी का, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे ए बी ओ, ठीक है, ए बी ओ, ठीक है। आपको अगर यहाँ से कुछ भी देना हो वो दे सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसी प्रकार पुरकार लेंगे। इस प्रकार में अब की बार ओ बिंदु से ए बिंदु तक की दूरी भरेंगे, ओ से ए तक की दूरी भरी, ठीक है, और ऐसे चाप लगा दिया इस प्रकार से, ठीक है। और इसने जहां पर काटा वो हमारा क्या है, रूट 5, क्योंकि हमारे पास रूट 5 सेंटीमीटर आई। इस प्रकार आपके पेपर में सिर्फ वो रूट 2 दे सकता है,
रूट 3 ले सकता है और रूट 5 ले सकता है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे अलग वो आपको कुछ नहीं देगा। ठीक है, तो आप इन तीनों की अधिकतर प्रैक्टिस करें। और ये हमारी उदाहरण सहित प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिलती रहे। मिलेंगे आपको अगली प्रश्नावली में उदाहरण सहित। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।